देखिए, जो आगामी STT 2025 संभावित है, इसमें आपको 3 पेपर का एग्जाम होगा। एक होगा आपको 9, 10th के लिए, दूसरा होगा आपको 11, 12th के लिए, और जो तीसरा है वह होगा लाइब्रेरियन के लिए। यानी जो आगामी स्टेट है, ठीक है, वो आपको 3 तरह का होगा, 3 स्तरों का होगा। एक 9, 10th, दूसरा 11, 12th, और तीसरा लाइब्रेरियन का। और चलिए, तो हम जो बता रहे थे कि आगामी जो STT 2025 संभावित है, वह आपको 3 पेपर का होगा। एक होगा आपको 9, 10th के लिए पेपर 1, दूसरा होगा 11, 12th के लिए पेपर 2, और तीसरा होगा लाइब्रेरियन के लिए। इन तीनों ही प्रकार के स्टेट में आपको 150 प्रश्न क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। और इस 150 प्रश्न में 50 प्रश्नों का जो सिलेबस है वह सबके लिए कॉमन होगा। चाहे वह स्टेट आपको किसी भी विषय से 9, 10th के लिए देंगे, या स्टेट किसी भी विषय के लिए 11, 12th से देंगे, या स्टेट आपको लाइब्रेरी साइंस से देंगे, ये 50 नंबर जो है सबके लिए कॉमन होगा। यानी 50 प्रश्नों का कॉमन सिलेबस होगा। और जो 100 प्रश्न है उनका जो है, जिनका जो विषय रहेगा उस मुताबिक उनका सिलेबस होगा, और वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी इस टाइम में, इस बैच में हम लोग ये जो 50 कॉमन प्रश्न पूछे जाएंगे उसी की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। ठीक है, देखिए, ये जो आपको 50 प्रश्न का कॉमन सिलेबस है, ये आपको कहां से पूछे जाएंगे, तो इसमें 30 प्रश्न जो है वह शिक्षण दक्षता से पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 प्रश्न जो है वह आपको रीजनिंग और मैथ से पूछे जाएंगे, और 10 प्रश्न जो है वह GS से पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, शिक्षण दक्षता से आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यदि आप स्टेट के प्रीवियस पेपर का अवलोकन कीजिएगा तो पता चलेगा कि शिक्षण दक्षता में आपको कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको जो शिक्षा का परिप्रेक्ष्य है, स्वतंत्रता बाद आपको भारत में शिक्षा के विकास और प्रसार को लेकर जो आयोग, कमेटी, नीति, अधिनियम बने हैं वहां से, और फिर शिक्षण और अधिगम टॉपिक से ये 30 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और फिर आपको जो 10 प्रश्न है वो रीजनिंग और मैथ से, और शेष जो 10 प्रश्न है वह GS से पूछे जाएंगे। देखिए, इन 30 प्रश्नों के लिए हमने आप सभी को कुल मिलाकर 9 PDF देने का काम ग्रुप में किया था। जो शुरू से जुड़े हैं उनको वो PDF मिल गया होगा, और जो आज जुड़े हैं पहली बार तो उनको अभी नहीं मिला होगा, वो हम दे देंगे। आप यदि उस 9 PDF को क्लियर रूप में
पढ़ लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो ये जो 30 प्रश्न है इसमें 30 में 30 आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, उसी 9 पीडीएफ से सारे आपके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन बन जाएंगे और आगे भी वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये 10 रीजनिंग मैथ और 10 जीएस जो है, इनके लिए भी आप लोगों को हम कुछ क्लासेज और पीडीएफ देंगे जिनसे ये भी आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एस्टेट में शिक्षण दक्षता से जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे उनके लिए क्लास जो है शुरू कर रहा हूं। देखिए, आपको सबसे पहले इसके अंतर्गत भारतीय शिक्षा का जो इतिहास है उसको थोड़ा बहुत क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। और भारतीय शिक्षा के इतिहास पर दृष्टिपात करने के उपरांत हम लोग जो है अंग्रेजों के आने के बाद भारत में जो आधुनिक शिक्षा के लिए काम हुए और स्वतंत्रता के बाद जो भारत में आपको शिक्षा को लेकर कार्य हुए हैं, उन सब को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए, भारतीय शिक्षा का जो इतिहास है इसको हम 2 खंड में मुख्य रूप से बांट लेते हैं। एक आपको स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा और दूसरा स्वतंत्रता बाद शिक्षा। स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा और स्वतंत्रता बाद शिक्षा। स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा में हम लोगों को वैदिक युग से लेकर के 1947 तक जो भारतीय शिक्षा का इतिहास रहा है उसको संक्षेप में क्या करना होगा, जानना होगा। और स्वतंत्रता बाद शिक्षा के अंतर्गत 1947 से लेकर अब तक जो शिक्षा के विकास के लिए कार्य हुए हैं उनके बारे में जानना होगा। हम जो बोल रहे हैं तभी से आप लोग हमारी बातों को समझ पा रहे हैं? थोड़ा चैट बॉक्स में बताइएगा। अरे चैट बॉक्स में यस नो कुछ तो लिखिए कि फिर से एक बार बता दे। बिंदु यस लिख रही है, और लोग? और भी लोग तो जुड़े हुए हैं बिंदु के अलावे। मधु गौतम, पूजा, कृष्णा कुमार, समझ में आ रही है, ठीक है। देखिए, मैं एक बार पुनः बोल रहा हूं, अभी इस टाइम में आप लोगों के लिए आज से हमने एस्टेट कॉमन पेपर की तैयारी करवाना शुरू किया है। आप सभी को आगे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी है जो बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित होगी न, तो उसमें आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 50 प्रश्न शिक्षण दक्षता और अन्य दक्षताओं से संबंधित होगा और 100 प्रश्न जो है वह आपको किससे संबंधित होगा,
आपके विषय वस्तु से संबंधित होगा। ठीक है, तो वो 100 अंक का अभी हम तैयारी नहीं करवा रहे हैं, अभी वो 50 अंक जो है उनकी तैयारी करवा रहे हैं। तो आपको एस्टेट में जो 50 प्रश्न होते हैं उनका कॉमन सिलेबस होता है, चाहे आप किसी भी विषय से एस्टेट दे तो आपको उसी सिलेबस से वो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसी 50 प्रश्न के लिए यह क्लास हम शुरू किए हैं। तो ये जो 50 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उसमें 30 प्रश्न जो है शिक्षण दक्षता से होगा, और 10 प्रश्न मैथ रीजनिंग से होगा, और 10 प्रश्न जो है जीएस से होगा। तो ये जो आपको 30 प्रश्न शिक्षण दक्षता से होगा उसमें आपको कहां कहां से क्वेश्चन आता है, तो उस 30 प्रश्न में आपको जो क्वेश्चन आते हैं वह भारतीय शिक्षा का जो ऐतिहासिक और वर्तमान परिप्रेक्ष्य है वहां से क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ शिक्षण का जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आते हैं, और अधिगम का जो टॉपिक है वहां से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो 30 प्रश्न है इसमें क्वेश्चन कहां कहां से आएगा, तो एक तो आपको स्वतंत्रता से पहले वैदिक युग से आज तक मतलब स्वतंत्रता तक जो शिक्षा को लेकर भारत में परिदृश्य रहा है वहां से क्वेश्चन रहता है। फिर जब देश स्वतंत्र हुआ तो उनके बाद जो शिक्षा को लेकर आयोग बनी, कमिटियां बनी, अधिनियम बने, वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपको शिक्षण टॉपिक के अंतर्गत शिक्षण का जो प्रकार है, शिक्षण के जो सूत्र हैं, शिक्षण की जो विधियां है न, अधिगम के ये जो आपको मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयोग हैं, शिक्षण अधिगम के बारे में जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के विचार हैं, इन सारे टॉपिक से ये 30 प्रश्न शिक्षण दक्षता के अंतर्गत पूछे जाते हैं, और उसी को हमने बताना क्या किया है, शुरू किया है। तो हमने यहां पर टॉपिक लिखा है भारतीय शिक्षा का इतिहास, और हमने कहा कि इसको हम 2 खंड में मुख्य रूप से बताएंगे, एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा और एक स्वतंत्रता बाद भारत में शिक्षा। ठीक है, तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा जो है उसमें आपको जो उसका वर्गीकरण है वो 3 भाग में कर सकते हैं आप। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय शिक्षा का वर्गीकरण आप 3 पार्ट में कर सकते हैं। वैदिक युग में शिक्षा पहला, दूसरा बौद्धकालीन युग में शिक्षा, तीसरा नहीं 4 भाग हो जाएगा, 3 नहीं 4 भाग हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा मुस्लिम कालीन युग में शिक्षा, और चौथा हो जाएगा आपको ब्रिटिश कालीन शिक्षा न, यानी स्वतंत्रता पूर्व भारतीय शिक्षा को हम कितने खंडों में पढ़ेंगे, 4 खंडों में। एक वैदिक कालीन युग में शिक्षा, दूसरा बौद्ध कालीन युग में शिक्षा, और तीसरा जो है आपको मुस्लिम कालीन युग में शिक्षा, और चौथा जो है वह ब्रिटिश कालीन युग में शिक्षा। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले वैदिक
कालीन जो शिक्षा है उसको क्या करते हैं, समझने का कार्य करते हैं। देखिए, हमारे देश में वैदिक सभ्यता का जो विकास है वह आज से 3000 साल पहले हुआ था, 3500 साल पहले हुआ था, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। और वैदिक युग में जो शिक्षा आपको दी जाती थी वो मुख्य रूप से गुरुकुल परंपरा पर आधारित शिक्षा हुआ करती थी। वैदिक युग में आपको आज के तरह जो मुद्रण कला है, लिखने की प्रणाली है, इन सब का विकास नहीं हुआ था। उस समय गुरु जो है अपने आश्रम में छात्र को रखते थे और उनको मतलब ज्ञान देने का काम करते थे। वो वैदिक कालीन जो शिक्षा होती थी वह आपको रटंत प्रणाली पर आधारित होती थी। वैदिक युग में जो शिक्षा का प्रारंभ होता था वह आपको उपनयन संस्कार से होता था। जब बच्चा 10-12 वर्ष का हो जाता था तो उनका उपनयन संस्कार होता था और उनके बाद बच्चे गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करने का काम करते थे। और जब 25 वर्ष की आयु होती थी तो समावर्तन संस्कार के द्वारा उनके शिक्षा की समाप्ति होती थी और इनके बाद जो बच्चे हैं वह अपने घर वापस लौटते थे और गृहस्थ जीवन जो है व्यतीत करते थे। वैदिक युग में जो है जो शिक्षा होती थी वह मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा होती थी। साथ ही साथ आपको वैदिक युग की जो शिक्षा थी उसमें बच्चों के नैतिक और व्यवहारिक विकास पर भी बल दिया जाता था। वैदिक युग में शिक्षा की जो माध्यम भाषा है वह संस्कृत हुआ करती थी। वैदिक युग में आपको शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क नहीं थी। कहने का मतलब है जो छात्र गुरुकुल में पढ़ने जाते थे उनके अभिभावक गुरुकुल के खर्च का भी क्या करते थे, वहन करते थे। ठीक है, ये आपको वैदिक युग के शिक्षा की क्या है, प्रमुख विशेषताएं हैं। इनके बाद भारत में जो है बौद्धकालीन युग की क्या हुई, शुरुआत हुई। और बौद्धकालीन युग में जो शिक्षा है उनका स्वरूप गुरुकुल परंपरा से हट करके संस्थागत हो गया था। यानी शिक्षा के बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है आपको बौद्ध काल में खुलनी प्रारंभ हो गई थी। चाहे आपको बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात हो, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात हो, तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात हो, ये सारे जो है आपको बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र हुआ करती थी। बौद्धकालीन शिक्षा जो है उसमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ जो लौकिक शिक्षा है न, उस पर आपको बल दिया गया। और बौद्ध काल में शिक्षा की जो शुरुआत होती थी वह आपको उपसंपदा संस्कार से होती थी। एक सेकेंड, एक मिनट आप लोग रुकिए।
ये वाला पीडीएफ जो है आप लोगों को हम ग्रुप में दिए हैं, हालांकि जो नए जुड़े हैं उनको ये अभी नहीं मिला है, अभी हम डाल देंगे। देखिए, इसमें मैंने जो बातें अभी बताना शुरू किया है वो सारा जो है नोट्स के रूप में लिखने का काम किया है। यहाँ पर आप लोग वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं इनको देख रहे होंगे कि वैदिक कालीन युग में शिक्षा पर धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव था। वैदिक कालीन शिक्षा के लिए आपको विद्या, ज्ञान, प्रबोध, विनय आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी शिक्षा को विद्या, ज्ञान, विनय, प्रबोध आदि कहा जाता था वैदिक युग में। वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में बच्चों का सर्वांगीण विकास, चरित्र निर्माण, समाजीकरण और जीविकोपार्जन हेतु शिक्षा था। वैदिक काल में उसी शिक्षा को सार्थक माना जाता था जो लोगों को क्या दिलाए, मुक्ति दिलाए। वैदिक काल में सूत्र था आपको सा विद्या या विमुक्त ये, यानी विद्या वही है जो मुक्ति का क्या हो, साधन हो। वैदिक युग में शिक्षा जो है गुरुकुल पद्धति पर आधारित थी। वैदिक युग में सामान्यतः ब्राह्मण ही शिक्षक पद के योग जो है माने जाते थे। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था और 25 वर्ष की आयु होने पर समावर्तन संस्कार के द्वारा शिक्षा खत्म होता था। वैदिक कालीन शिक्षा समाज के केवल 3 वर्ग क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य के लिए उपलब्ध थी। शूद्रों को शिक्षा उपलब्ध नहीं था। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य का जो संबंध है वह पिता पुत्र की भांति होता था। समाज में गुरुओं का काफी ऊंचा स्थान था। वैदिक कालीन शिक्षा निःशुल्क नहीं थी। थोड़ा बहुत शुल्क जो है जो गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उनके अभिभावकों को देना पड़ता था। वैदिक शिक्षा का माध्यम भाषा संस्कृत थी। वेदों का अध्ययन प्रमुखता से होता था। कालांतर में गणित, व्याकरण आदि की भी शिक्षा दी जाने लगी थी। तो ये सारी विशेषता किसकी हो गई? वैदिक युग के शिक्षा की। इसके बाद भारत में बौद्ध युग का क्या हुआ? शुरुआत हुआ। बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ न, तो आपको शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ। बौद्ध कालीन शिक्षा में वे सभी विशेषताएं मौजूद थी जो आपको वैदिक कालीन शिक्षा में थी, लेकिन कुछ आपको भिन्नताएं भी थी न। जैसे बौद्ध काल में शिक्षा का प्रारंभ जो है 6 से 8 वर्ष की आयु में प्रवज्या संस्कार से होती थी और शिक्षा का अंत जो है उपसंपदा संस्कार के द्वारा होता था। वैदिक युग में शिक्षा का प्रारंभ 10 से 12 वर्ष में उपनयन संस्कार द्वारा और जो अंत है वह समावर्तन संस्कार के द्वारा होता था। जबकि बौद्ध काल में शिक्षा का प्रारंभ 6 से 8 वर्ष की आयु में प्रवज्या संस्कार के द्वारा और शिक्षा का अंत जो है आपको उपसंपदा संस्कार के माध्यम से होता था। वैदिक काल में जहां शिक्षक को गुरु कहा जाता था, वहीं बौद्ध काल में शिक्षक जो है वह उपाध्याय कहलाते थे। वैदिक युग में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना था, जबकि बौद्ध काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निर्वाण का प्राप्ति था। बौद्ध काल में शिक्षा का स्वरूप जो है संस्थागत हो गया था। बड़े बड़े शिक्षा संस्थान स्थापित होने लगे थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय इनके प्रमाण है। वैदिक युग में जहां समाज के केवल उच्च वर्गों को शिक्षा उपलब्ध थी, वहीं बौद्ध युग में शिक्षा सर्वसुलभ थी। समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा के का जो दरवाजा है वह खुला हुआ था।
बौद्ध काल में शिक्षा की जो माध्यम भाषा थी वह प्राकृत या पाली थी, वहीं आपको वैदिक युग में शिक्षा की जो माध्यम भाषा थी वह कौन थी? संस्कृत थी। तो ये आपको बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख विशेषता हो गया। भारत में बौद्धकालीन शिक्षा के बाद मुस्लिम कालीन शिक्षा के युग की शुरुआत हुई। भारत में अरब से इस्लाम धर्मावलंबी शासकों का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया और इसके बाद भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा की शुरुआत हुई। मुस्लिम कालीन शिक्षा जो है की शुरुआत होने के बाद सदियों से चली आ रही जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है वह मृत प्राय हो गई। मुस्लिम कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी, मुस्लिम कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें शिक्षा के दो तरह के केंद्र होते थे, एक होता था मकतब और एक होता था मदरसा। मकतब जो है वह प्रारंभिक शिक्षा के लिए होता था और जो मदरसा था वह उच्च शिक्षा के लिए होता था। मुस्लिम कालीन शिक्षा की शुरुआत जो है जब बच्चा 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन का हो जाता था तो बच्चे का बिस्मिल्लाह रस्म होता था और उसी रस्म के बाद आपको शिक्षा की क्या होती थी? शुरुआत होती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा जो है पूरी तरह से निःशुल्क हुआ करती थी। जो भी शैक्षिक संस्थान थे उनका सारा खर्च कौन चलाते थे? तो जो राजा होते थे, बादशाह होते थे, वो चलाते थे। ये आपको मुस्लिम कालीन शिक्षा की प्रमुख क्या हो गई? विशेषताएं हो गई। अब जो है भारत में ब्रिटिश काल की क्या हुई? शुरुआत हुई। अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ। कब? तो 19वीं सदी में। जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश में स्थापित हुआ तो उनके बाद इस बात पर बहस चला कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वह किस प्रकार की होनी चाहिए। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तो उस समय भारत में आपको जो प्राचीन गुरुकुल परंपरा थी वो भी मौजूद थी और जो मुस्लिम कालीन शिक्षा के केंद्र थे वो भी क्या थे? मौजूद थे। इन दोनों ही तरह की संस्थाओं में आपको जो भारत की प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन साहित्य है, उनकी शिक्षा दी जाती थी। जब अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तो इस बात पर बहस चला कि आधुनिक भारत की जो शिक्षा है वह किस प्रकार की होनी चाहिए। इस पर आपको दो तरह का जो विचार है वह निकल कर सामने आया। एक था आपको प्राच्यवादी विचार और दूसरा था पाश्चात्यवादी विचार। जो आपको प्राच्यवादी विचार वाले लोग थे उनका कहना था कि ब्रिटिश शासन काल में भी भारत की जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है उसी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत की जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा है ना वो परंपरा बहुत ही समृद्ध है, उसी को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन और जो ब्रिटिश विद्वान थे उनका मानना था कि नहीं, भारत की जो प्राचीन मतलब शिक्षा पद्धति है वह अच्छी नहीं है और हमको भारत को यदि गुलाम बनाकर रखना है तो भारत में हमको अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करना होगा। यानी जब भारत में हम अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू करेंगे तो भारतीयों के को हम अपनी संस्कृति के अनुसार बदल पाएंगे और इससे भारत में हमारा शासन करना आसान हो जाएगा। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जो समर्थक थे उस समय
उसको पाश्चात्यवादी कहा गया। ठीक है, ये प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी के बीच आपको संघर्ष हुआ और अंततः जो है पाश्चात्यवादियों की क्या हुई, जीत हुई। और आपको 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने आपको ब्रिटिश कालीन भारत के लिए एक शिक्षा नीति प्रस्तुत की, जिसको हम मैकाले की शिक्षा नीति कहते हैं। चलिए, आज आप लोग संख्या में भी कम जुटे हुए हैं, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो अभी मैं आप सभी को बताया हूं और आप उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आंसर आपको चैट बॉक्स में क्या करना है, देना है। ठीक है, ये नहीं है कि आपको पूरा लिखना है, जो आंसर है उनका यदि एक अक्षर भी लिख दीजिएगा तो हम समझेंगे कि आप जो है फलाना आंसर देना चाहते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से है कि वैदिक युग में शिक्षा की शुरुआत जो है किस संस्कार के द्वारा होती थी? वैदिक युग में शिक्षा की जो शुरुआत है वह किस संस्कार के द्वारा होती थी? पहला ऑप्शन है प्रव्रज्या संस्कार, दूसरा है समावर्तन संस्कार, तीसरा है उपनयन संस्कार, चौथा है आपको उपसंपदा। बिल्कुल, उपनयन संस्कार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों से है वैदिक युग में शिक्षा की माध्यम भाषा क्या होती थी? वैदिक युग में शिक्षा की माध्यम भाषा क्या होती थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू, फारसी क्या होती थी? पहला अक्षर लिखिए केवल आंसर का। एस लिख देते तो हम समझ जाते कि आप संस्कृत कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है वैदिक युग में शिक्षा का जो खात्मा है, शिक्षा जो समाप्त होता था, तो उस समय कौन सा संस्कार होता था? उपसंपदा, समावर्तन, प्रव्रज्या, कौन सा संस्कार होता था? शुरुआत उपनयन से, खात्मा किससे? समावर्तन संस्कार से। किससे? समावर्तन संस्कार से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्या वैदिक युग में शिक्षा समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध थी, हाँ या नहीं? नहीं थी, बिल्कुल केवल समाज के उच्च वर्गों के लिए उपलब्ध थी, जो शूद्र वर्ग के लोग थे उनके लिए उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपको आपसे है कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये सब आपको किस प्रकार, किस युग में शिक्षा के केंद्र होते थे? वैदिक युग में, बौद्ध युग में, मुस्लिम युग में, किसमें? बिल्कुल बौद्ध युग में। किस युग में? बौद्ध युग में ना। अच्छा, बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षक को क्या कहा जाता था? गुरुजी कहा जाता था, उपाध्याय कहा जाता था, कि मौलाना कहा जाता था, मौलवी कहा जाता था, कि सर जी कहा जाता था? बौद्ध काल में क्या कहा जाता था शिक्षक को? बौद्ध काल में शिक्षक को उपाध्याय कहा जाता था, अब वैदिक युग में गुरुजी कहा जाता था। बौद्ध काल में शिक्षा की माध्यम भाषा कौन सी थी? पाली भाषा, संस्कृत भाषा, फारसी भाषा? पाली, प्राकृत, संस्कृत था आपको किसमें? वैदिक युग में। बौद्ध काल में क्या था? पाली प्राकृत भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न यह है मुस्लिम कालीन शिक्षा जो है पूरी तरह निःशुल्क थी या उसमें भी शुल्क लिया जाता था?
पूरी तरह क्या थी, निशुल्क थी। बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आप लोगों से है, अगला प्रश्न आप लोगों से है कि मुस्लिम काल में प्रारंभिक मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में आपको प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र क्या कहलाते थे? मदरसा कहलाते थे, मकतब कहलाते थे, क्या कहलाते थे? मकतब। और उच्च शिक्षा का केंद्र क्या कहलाता था? मदरसा कहलाता था नहीं। अच्छा, जब भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तो उनके बाद अंग्रेज और भारतीय विद्वानों के बीच एक बहस बहुत जोर से चली कि भारत में शिक्षा के प्राच्यवादी स्वरूप को अपनाया जाए या पाश्चात्यवादी को। जैसे कि विलियम जोन्स नाम के एक विद्वान थे न, वारेन हेस्टिंग्स नाम के भी एक आपको उस समय गवर्नर जनरल थे। उन सब का मानना था कि भारत की जो प्राचीन ज्ञान और संस्कृति है वह काफी उन्नत है और उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह के सोच रखने वाले जो विद्वान थे वह क्या कहलाए? प्राच्यवादी या पाश्चात्यवादी? पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन? एक या दो कुछ लिखिए कमेंट में। बिल्कुल, ये प्राच्यवादी कहलाए। क्या कहलाए? प्राच्यवादी। वहीं आपको लॉर्ड मैकाले थे, भारत के उस समय के विद्वान राजा राम मोहन राय थे। इन सब का कहना था कि नहीं, जो पश्चिमी शिक्षा पद्धति है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है, उसी को लागू किया जाए। तो ये क्या थे, प्राच्यवादी या पाश्चात्यवादी? ये सब आपको पाश्चात्यवादी हुए ना। जो पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था के समर्थक थे, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के समर्थक थे, वह आपको पाश्चात्यवादी कहलाए। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोगों ने आपको अगले बैच का समय भी हो गया ना। आज के क्लास में हम लोगों ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को जानना क्या किया, शुरू किया। अभी मैं आप लोगों को एस्टेट वाले ग्रुप में, ठीक है, शिक्षण कला के सभी पीडीएफ को एक साथ शेयर कर देता हूं और ये सारे पीडीएफ आप लोगों को हम इसी समय में पढ़ाएंगे अभी लगातार, ठीक है। और अभी जो आपको एक और पीडीएफ है, ये जो पढ़ाए ये पीडीएफ भी दे देते हैं। यानी कुल मिलाकर आपके ग्रुप में 9 पीडीएफ गया होगा। इसमें भारतीय शिक्षा का इतिहास वाला पीडीएफ अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये 9 पीडीएफ यदि आप पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छा से, तो एस्टेट में आपका जो ये 30 अंक शिक्षण दक्षता वाला है वह 30 में से 29 कोई नहीं करेगा, 30 में 30 करेगा। आप इन सारे पीडीएफ को पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा तो आपको 100% क्वेश्चन जो है बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये पेडागोजी सेक्शन का आज पहला क्लास हुआ आपको। तो आप सभी को प्रतिदिन एक रूटीन बना लीजिए कि 6:20 में हमको क्या होना है, क्लास में हाजिर होना है, ठीक है। बस आधा घंटा आप लोगों को इस टाइम में जो है समय देना है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, 50 अंक कॉमन का, वो आपका हो जाएगा। और इसी क्लासरूम में लाइब्रेरी साइंस का जो क्लास है
आज से लेना शुरू करेंगे। कब? तो रात में 9:20 से। तो उसमें आप लोग सभी क्या होंगे? शामिल होंगे। ठीक है।